मार्स पर जमीन के माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कराने का ख्याल है साइंसदानों का, लेकिन जब जमीन के माइक्रोब्स जो कि इंजीनियर किए गए होंगे मार्स के लिए, उनको मार्स पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो मार्स की बायोसिग्नेचर का क्या होगा, वहां पर अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो उनका क्या हाल होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा खदशा है जो कि इस वक्त साइंसदानों को पेश है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन बैक्टीरियाज में और इन माइक्रोब्स में, स्पेशली ज़्यादातर बैक्टीरियाज हैं, लेकिन इन माइक्रोब्स में हम ऐसे कौन से स्विच रखने जा रहे हैं जिनसे हम इनको कंटेन कर सकते हैं, हम इनका फैलाव रोक सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ कैलटेक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सिंथेटिक जीन सर्किट्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और बायो कंटेनमेंट पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ये माइक्रोब्स को प्रोग्राम कर रही हैं और प्रोग्राम इस तरीके से कर रहे हैं कि माइक्रोब्स एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में ही ज़िंदा रह सकें, और अगर वो उस एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन से बाहर निकलते हैं तो ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ में आपने इक्विपमेंट देखे हैं, जब उनका इस्तेमाल हो जाता है, स्पाई कोई जासूस उनका इस्तेमाल कर देता है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। और पहली मरतबा जेम्स बॉन्ड में ये चीज़ दिखाई गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइक्रोब्स बना रहे हैं जो कि जैसे ही अपना काम पूरा करेंगे वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ हम कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक टेक्नोलॉजी है किल स्विच। जब मार्स पर बैक्टीरिया और मुख्तलिफ माइक्रोब्स जाएंगे तो मार्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है, और जब आप भी किसी हार्श कंडीशन में जाते हैं तो आप अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये बैक्टीरिया अंडर स्ट्रेस आएंगे, और जब ये स्ट्रेस में आएंगे तो उस वक्त हमें इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम इनके अंदर एक ख़ास किस्म का किल स्विच डालेंगे जो कि मुख्तलिफ कंडीशंस में ट्रिगर हो जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए हमने एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे काम करेगा, और किल स्विच जो प्रोग्राम उसके अंदर डाला गया है वो ये है कि अगर ये 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये अपने आप को ख़त्म कर देगा। तो इसे हीट ट्रिगर किल स्विच कहते हैं। इसी तरीके से टाइम ट्रिगर किल स्विच भी होते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया 3 साल तक, 10 साल तक, 1000 साल तक रहेगा और उसके बाद अपने आप को वो खुद ही ख़त्म कर लेगा। न्यूट्रिशन ट्रिगर भी होता है कि अगर एक बैक्टीरिया को एक जगह पर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। और इसी किस्म की बहुत सी रिसर्च हो रही है जिसमें बैक्टीरिया जब अपनी लोकेशन चेंज करेगा तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये चीज़ें सिर्फ हम मार्स के लिए नहीं बना रहे, बल्कि जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों का, इस टेक्नोलॉजी का ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आने वाले वक्तों में होगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है MIT ने दिया, और वो है माइक्रोबियल फायरवॉल। जी हाँ, जेनेटिक फायरवॉल। जेनेटिक फायरवॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी माइक्रोब को रोकता है, किसी भी बैक्टीरिया को रोकता है, किसी भी और माइक्रोब को रोकता है कि वो दूसरे माइक्रोब के साथ अपना DNA इंटरचेंज ना कर सकें। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम मार्स की जो लाइफ है, और अगर उस पर लाइफ मौजूद है, उसको मुतासिर ना करें, उसको ख़राब ना करें, उसको चेंज ना करें। और जब माइक्रोब्स पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली एक दूसरे का DNA एक्सचेंज करेंगे और वो चेंज हो जाएगा, और जो डोमिनेंट है वो दूसरे को रिसीड कर जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर वो माइक्रोब जो ज़मीन से मार्स तक पहुँचे उसमें एक फायरवॉल लगी हो जो कि DNA एक्सचेंज करने को रोके, और इसके लिए ताकि हम मार्स की जो नेटिव लाइफ है, जो वहाँ की मुकामी ज़िंदगी है, उसको रोक सकें। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन मार्स पर उस वक्त तक लाइफ ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकेगी जब तक वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। हमारी ज़मीन पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन मार्स की मैग्नेटिक फील्ड एक अंदाजे के मुताबिक 4.2 बिलियन सालों पहले ख़त्म हो चुकी है, और इसकी वजह से मार्स की शील्ड ख़त्म हो गई है, मार्स निहत्था हो गया है। और बाहर से, सूरज से या कॉस्मोस से कहीं कोई सुपरनोवा होता है, उससे जो रेडिएशन आती है वो भी मार्स को अफेक्ट करती है। तो इसलिए जो कॉस्मिक रेडिएशन आती है उसकी वजह से भी ज़िंदगी का वहाँ पर पनपना बहुत मुश्किल है। तो हमें मार्स की शील्ड का, मैग्नेटिक शील्ड का भी कुछ करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक शील्ड ज़मीन पर मौजूद है, इसलिए ज़मीन पर ज़िंदगी भी है, और इसलिए ज़मीन पर बहुत सी ऐसी रेडिएशन नहीं पहुंचती जो कि मैग्नेटिक फील्ड खुद ही उसको फिल्टर कर लेती है। तो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड। और अब मैग्नेटिक फील्ड मार्स को कैसे दी जा सकती है, क्योंकि जब बाहर से तूफान आते हैं
स्टॉर्म्स आते हैं और सोलर स्टॉर्म आता है या बाहर से भी कोई तूफान आता है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई मर्तबा पावर फेलियर्स होते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, जीपीएस काम नहीं करता। लेकिन जब हम मार्स पर जाएंगे और टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो वहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर तो हर रोज़ यही काम करना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत ही बड़ा मिशन भेजा गया 2013 में, मेवन मिशन, और उसने जाकर मार्स के मैग्नेटिक फील्ड को असेस किया। उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उससे पता चला कि मार्स अपने एटमॉस्फेयर को 100 ग्राम पर सेकंड की रफ्तार से खो रहा है। तो मार्स की जो एटमॉस्फेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो पहले उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो 1% है ज़मीन का, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि CO2 स्पेस में जा रही है, पानी भी स्पेस में जा रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, स्पेस में जा रहा है, जो कि मार्स पर रुक नहीं रहा, और इस वजह से मार्स की आबादकारी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो अब इसके लिए एक बहुत डिफरेंट किस्म का सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन लेके आए हैं डॉक्टर जेम्स एल ग्रीन, जो कि नासा के चीफ साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि हम अगर लंग्रांज पॉइंट, हमारे सोलर सिस्टम में कई लंग्रांज पॉइंट हैं, हम इनमें से एक लंग्रांज पॉइंट जिसे L1 कहते हैं, L1 पर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दें जो कि मार्स की मैग्नेटिक, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बना दें, जो कि ज़मीन से और मार्स से अलाइन हो। इस किस्म का स्ट्रक्चर अगर हम खड़ा कर दें, सूरज और मार्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बना दें, तो मार्स को एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, और वहाँ पर पानी जो है उसके टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, ज़िंदगी भी आ जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मार्स को एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी जा सकती है, इसके लिए उन्होंने कहा कि एक डायपोल मैग्नेट हमें बनाना पड़ेगा, जो कि सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, या वो कोई मैग्नेटिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसे L1 पर रखना पड़ेगा, और वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो कि वो पूरे मार्स को मैग्नेटिक फील्ड दे। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स को मिलेगी तो इसका जो ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, पानी बाहर जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके अंदर हीट ट्रैप करना शुरू हो जाएगी, और इसके एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाएगी। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मार्स का जो टेम्परेचर वो कितना बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमने ज़मीन पर इसकी पूरी सिमुलेशंस की हैं, और मार्स का टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ये इतना टेम्परेचर है, कुछ जगहों पर पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ जगह पर बायोडाइवर्सिटी शुरू हो जाएगी, यानी हमें ज़िंदगी मिलना शुरू हो जाएगी, और इकोसिस्टम को भी इंजीनियर किया जा सकता है। इसके लिए जो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है, उसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर या सोलर एरेज की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ये एक फिक्शनल आइडिया है, लेकिन जितने भी फिक्शनल आइडियाज़ हम सोचते हैं उनमें से ज़्यादातर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ बन जाती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एआई की भी मदद हासिल होगी अब, इसलिए अब बड़ी तेज़ी से वो चीज़ें बनेंगी जो पहले बहुत अरसे तक हम सोचते थे कि बनेंगी, अब वो बड़ी तेज़ी से मार्ज़ वजूद में आएंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन अगर ये डायपोल मैग्नेट बंद हो गया तो, अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो गया तो मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें वहाँ पर रिडंडेंसी चाहिए, हमें वहाँ पर इस किस्म का बैकअप प्लान चाहिए कि अगर हमारा एक रिएक्टर फेल होता है तो मल्टीपल रिएक्टर हों, ताकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडीशन में मार्स की ख़त्म ना हो सके। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया इस सीरीज़ में, जो कि मार्स के लिए बनाई जा रही हैं, और जब हम बाहर के लिए, स्पेस के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो ज़मीन पर उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर हमने अभी बात नहीं की, और वो ये है कि हम वेदर को कैसे इंजीनियर करेंगे, हम मार्स के बादलों को साथ क्या करेंगे, हम मार्स की जियो इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, हम मार्स पर जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है जिसमें ह्यूमंस भी मार्स पर जाएंगे, उनमें जो चेंजेस आएंगी उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ों को, और फिर हम बड़े बड़े जो कॉलोनीज़ है वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने एटमॉस्फेयर बनानी है और पानी लेके आना है। तो इस सीरीज़ का मकसद ये था कि हम पहले एटमॉस्फेयर और पानी लेके आएँ, और उसके बाद हम फ्यूचर जो होगा उसमें देखेंगे कि जब पानी भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, तो अब एटमॉस्फेयर की इंजीनियरिंग कैसे होगी, वेदर इंजीनियरिंग कैसे होगी, हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे या मार्स की ज़मीन के नीचे रहेंगे। इन चीज़ों को हम अगली सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपका सवाल होगा कि टाइमलाइन क्या होगी। मार्स की
जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी टाइमलाइन के बारे में अभी हमें भी अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त तो शायद कुछ साइंसदान ये कह रहे हैं कि इस पर हज़ारों साल लगेंगे और एक तखमीने के मुताबिक तो इस पर 1 लाख साल भी लग सकते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है ये टाइम करीब आता जाएगा। हम जितनी तेज़ी से नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, जिस तरीके से अब 3 सालों में जो हमने एआई के साथ चीज़ें करना शुरू की हैं, वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। इस तरह की रेवोल्यूशन जितनी तेज़ी से आएंगी, आगे क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये जो 1 लाख साल या 50,000 साल हम इस टाइमलाइन पर बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले भी आ सकता है। इसलिए हमारे पास विजन होना चाहिए और हमें समझ आनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी साइंस फिक्शन है, तो मैं डॉक्टर जिम ग्रीन जो नासा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक आपको छोटी सी कोटेशन बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट साइंस फिक्शन, इट्स अ फिजिक्स। वी हैव द मैथ, द मॉडल एंड द विजन, नाउ वी नीड द विल। ये उनका कहना है कि हमारे पास सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं हैं, बल्कि हम ये पूरी सिमुलेशनें करके देख चुके हैं। हमें पता है कि फ़िज़िक्स कैसे इस्तेमाल होगी, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी और हमारा विज़न क्या है। हमें विल चाहिए कि हम ये काम कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आप अपने सवालात ज़रूर नीचे लिखेंगे कमेंट्स में और हम उन सवालात पर बहुत सी डिस्कशन करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साइंस चैनल को फैलाते रहिए।